नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है UPSSC पैट 2023 के लिए स्पेशल, और इसी के माध्यम से हम डेली 8 बजे आपके सामने आते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वह है मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 5, और हम पढ़ रहे हैं जहांगीर शासक को। ठीक है, कौन शासक है? जहांगीर है। कल हमने पढ़ा था अकबर। ठीक है, कल हमने अकबर पढ़ा था। अब देखिए जहांगीर किस तरीके से साम्राज्य में अपने पैर जमाता है और किस तरीके से जहांगीर का संबंध है मुग़ल साम्राज्य से। तो देखिए बाबर के बाद हुमायूं पढ़ा, हुमायूं के बाद में हमने शेरशाह पढ़ा, और शेरशाह के बाद में हमने पढ़ा अकबर, और अकबर के बाद पढ़ रहे हैं हम जहांगीर। तो देखिए अकबर की बात करते हैं। अकबर की एक प्रिय पत्नी थी जिनका नाम था मरियम। ठीक है, मरियम उनकी प्रिय पत्नी थी। ठीक है, दो पत्नियों का और जिक्र आता है। एक आता है जोधाबाई का, जिनको हम कहते हैं जिनको हम कह सकते हैं हरकाबाई। ठीक है, और एक नाम आता है जो आता है सलीमा बानो बेगम। बैरम खां की पत्नी थी, वो बाद में विधवा हो जाती हैं तो उनसे विवाह कर लेते हैं, उनका भी नाम आता है। तो यहाँ प्रिय पत्नी जो थी मरियम थी। ठीक है, राजपूत पत्नी जो थी वो हरकाबाई थी, और इनकी जो सलाहकार पत्नी थी वह थी सलीमा बानो बेगम। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड बात करते हैं आगे। सलीमा बानो बेगम, ठीक है, सलीमा बानो बेगम और अकबर की जो पत्नी है, उन पत्नियों में सबसे उम्रदराज पत्नी होती हैं। ठीक है, उन्हीं के कहने पर जो है यह मरियम को, अकबर की पत्नी जो होती हैं मरियम होती हैं, उनको सलीम चिश्ती की दरगाह पे लेकर जाते हैं, और बताया जाता है उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जहांगीर का जो होता है वो जन्म होता है। क्योंकि वो उन आशीर्वाद वहाँ जाते हैं, उनके दरगाह पे मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, और जब जाकर वहाँ से उन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जहांगीर का शासन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर का शासन जो था वो कब से कब तक था ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें होना चाहिए पता, यानी कि 1605 से लेकर ये 27 तक इनका जो था शासन था। ठीक, बात करने वाले हैं हम उनकी जन्म की, तो आप भी हैंड टू हैंड नोट करते रहना जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1569 में, जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है, माता कौन है? माता की अगर हम बात करें तो माता हैं मरियम उजमानी। मरियम उजमानी माता हैं। ठीक है, किसके आशीर्वाद से? अगर आशीर्वाद से बात करें, आशीर्वाद से, तो आशीर्वाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आशीर्वाद से शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रख दिया जाता है? इनका नाम क्या हो जाता है? इन्हीं के नाम पर इनका नाम हो जाता है सलीम। ठीक है, इनका नाम हो जाता है सलीम। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, किसकी? अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद इनका नाम जो होता है वो क्या होता है? सलीम नूरुद्दीन, सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, बादशाह गाजी, ये इनका नाम रहता है। यही इनका नाम रहता है, इतना ध्यान रहना कि क्या होता है, जन्म होता है इनका ये। ठीक है, माता का नाम इनकी मरियम उजमानी, आशीर्वाद से किसके? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। ठीक है, सलीम इनका वास्तविक नाम था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में इनका नाम हो जाता है सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उस्मानी, और ये गद्दी पर बैठते हैं। अब इनकी गद्दी पर बैठना जो है विवादास्पद होता है। क्या होता है? विवादास्पद। क्यों होता है विवादास्पद? क्योंकि देखिए इनके अगर हम बात करें पुत्र, जहांगीर के पुत्र भी याद रख लेते हैं यहाँ पर। जहांगीर के पुत्र कितने थे? 5। कितने पुत्र थे? 5 थे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कि इनके पुत्र कितने थे। तो एक का नाम था खुसरो, एक का नाम था खुसरो, दूसरे का नाम था परवेज, तीसरे का नाम था खुर्रम, चौथे का नाम जो था, चलो इधर लिख लेते हैं, चौथे का नाम जो था वो था शहरयार,
शहरयार, और पाँचवें का नाम जो था वो था जहाँदार। जहाँदार, ये 5 पुत्र थे इनके। तो कुछ व्यक्ति जो चाहते थे कि जहांगीरी शासक बने, कुछ तो चाहते थे जहांगीरी शासक बने, कुछ आदमी चाहते थे कि जहांगीर बूढ़ा है, कम ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो क्यों ना जहांगीर के साथ साथ कौन बने, कौन राजा बने, वो खुसरो बने, यानी कि बड़ा बेटा खुसरो बने। तो कुछ आदमियों के दिमाग में ही चल रहा था कि खुसरो बने। और उन कुछ आदमियों में एक तो मान सिंह इनके सपोर्ट में थे, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह इनके सपोर्ट में थे। और एक व्यक्ति वो थे मिर्ज़ा अजीज़। कौन थे? मिर्ज़ा अजीज़ कोका, मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये और थे। तो अब पहले यहाँ से कहानी समझ लेते हैं। इनकी वास्तविक जानकारी क्या है? जन्म हुआ है कब? 1569 में। किसकी कोख से हुआ है? मरियम उस्मानी की हुआ है। आशीर्वाद किसका था? शेख सलीम चिश्ती का था। सलीम इनका नाम था, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नाम है, पूरे परिवार का नाम आ गया, ठीक है, नाम से गद्दी बैठा। इनका गद्दी बैठने विवादास्पद था क्योंकि कुछ आदमी मान सिंह और मिर्ज़ा अजीम कोका किसे चाहते थे? खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। और कुछ आदमियों ने क्या था, वो जहांगीर को बनाया, परंतु संख्या में जो थे जहांगीर के आदमी ज़्यादा हो गए और खुसरो और मान सिंह वाले व्यक्ति तो कम रह गए। इस वजह से सिंहासन किसके हाथ में आ गया? जहांगीर के। खुसरो कौन था? इन जहांगीर के 5 पुत्रों में बड़ा बेटा जो था वो खुसरो था। तो देखिए कौन थे 5 पुत्र? खुसरो, ठीक है, फिर परवेज, खुर्रम, जिसे खुर्रम को हम बाद में क्या कहते हैं? औरंगजेब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? औरंगजेब के नाम से गद्दी बैठता है, वही खुर्रम है, ठीक है, वही खुर्रम है, ठीक है। फिर शहरयार और जहाँदार, ठीक है। तो ये 5 पुत्र थे। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिलहाल में आप इसे नोट करिए, पहले फिलहाल में इतना नोट करिए। क्लियर? ये हो चुका है यहाँ तक, ठीक है भैया। अब क्या होता है, खुसरो क्या करते हैं ऐसी प्रतिक्रिया पर? जब खुसरो हार जाते हैं, खुसरो को सिंहासन नहीं मिलता है और जहांगीर को सिंहासन मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में खुसरो क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में खुसरो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। खुसरो कर देते हैं आक्रमण, खुसरो द्वारा आक्रमण, ठीक है भैया। खुसरो के द्वारा आक्रमण होता है। अंततः होता है क्या, खुसरो के आक्रमण को जो है दबा दिया जाता है और खुसरो को आगरा किले में, कहाँ पर? आगरा किले में बंदी बना दिया जाता है। क्या बना जाता है? बंदी। परंतु चालाकी से जो क्या है, बाद में क्या करते हैं, चालाकी से क्या है, भाग जाता है। क्या कर दिया जाता है? चालाकी से अपनी जो है ये भाग जाता है किले में से निकलकर। और ये किले से भागकर, यानी कि यहाँ से भागकर किसके पास जाकर मिलता है? सिखों के गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास मिलता है। किसके पास जाकर मिल जाता है? अर्जुन देव के पास जाकर शरण लेता है। और यही एक वजह बनी थी अर्जुन देव को फांसी देने की, अर्जुन देव को मारने की, कि उन्होंने किसको शरण दी थी? खुसरो को शरण दी थी। किसने शरण दी थी? खुसरो को शरण दी थी, ठीक है। फिर पुनः क्या काम करते हैं ये? पुनः क्या करते हैं कि अर्जुन देव की सहायता से पुनः आक्रमण करते हैं, मगर फिर ये विफल हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये विफल हो जाते हैं। और दक्षिण अभियान में खुसरो का क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, ठीक है। खुसरो की हत्या, ठीक है। और वहीं अर्जुन देव को कहाँ पर? वहीं अर्जुन देव को जो है, अर्जुन देव को सहायता देने के लिए देने पर फांसी हो जाती है। क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। और जब से जो है मुगलों के और सिखों के बीच में खटास पैदा हो जाती है, मुगलों और सिखों के बीच में क्या हो जाती है? खटास पैदा। तो देखो ये कारण ये रहा था, इसे भी नोट करो, इसको भी अच्छे से नोट कर लो भैया। क्योंकि खुसरो के द्वारा आक्रमण किया गया था उसके राजा ना बनने पर। फिर आगरा के किले में उसे बंदी बनाया गया और आगरा किले में बंदी बनाने के बाद में, ठीक है, वह अपनी चालाकी दिखाई उसने और चालाकी से वहाँ से भागकर निकल गया। और भागकर जहाँ के कहाँ शरण ली? अर्जुन देव के पास शरण ली, जिस समय पर सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा लालच दिया, मोह दिया, ठीक है, गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इस तरीके से अपने जो पिताजी की बुराई करी। और फिर जब जाके है
अर्जुन देव की सहायता से जो है दोबारा से चढ़ाई करते हैं, परंतु इन्हें आगरा किले में क्या कर दिया जाता है, बंद। और वो इनको क्या है कि इस आक्रमण में जो है पराजय मिलती है और दक्षिण अभियान पर जो है ये इनका मतलब क्या हो जाती है, इनकी हत्या होती है, अर्जुन देव को लग जाती है फांसी। तो हमें यहाँ तक तो बात याद रखनी है, बिल्कुल कंडीशन यहाँ तक बनाकर, ठीक है भैया। तो एक तरफ तो चल रहा था गृह युद्ध, यहाँ एक तरफ तो चल रहा था गृह युद्ध यहाँ पर, परंतु दूसरी तरफ कुछ और ही हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ और क्यों हो रहा था कि अकबर की विधवा, अकबर की विधवा जिसका नाम है अकबर की विधवा का नाम, अपना नाम सुना होगा कि कई बार एग्जाम में आया, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम की सहायता में, की सेवा में क्या था, नूरजहां नाम की, जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम जो था वो क्या था, मेहरून निशा, ठीक है, सेवा कर रही थी। क्या कर रही थी, मेहरून निशा सेवा कर रही थी, जिनके पिता का नाम था गयास बेग और माता का नाम असमत बेगम, ठीक है। भाई का नाम अगर हम बात करें तो भाई का नाम आशफ खां, ठीक है। पहले पति कौन थे, शेर अफगान, और इनकी मृत्यु होने पर ही ये इनके किसके, सलीमा बेगम की सेवा में लग जाती हैं, ठीक है। अब होता है क्या कि इनके नूर को देखकर जहांगीर जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और वो मेहरून निशा से 1611 में क्या कर लेता है, निकाह कर लेता है 1611 में। कब कर लेता है निकाह, 1611 में ये एक निकाह कर लेता है, ठीक है भाई। तो पहली बात आप यहाँ देखिए, ध्यान रखिए यहाँ तक पहले तो, ठीक है। पहले आप यहाँ ध्यान रखिए कि क्या कंडीशन है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक आपका नाम सुना होगा शेर अफगान और नूरजहां की एक बेटी होती है, जिसका नाम जो है लाडली बेगम। क्या है, लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम होता। तो पहले ये परिचय आपको थोड़ा याद रखना है। क्या है, अकबर की विधवा सलीमा बानो बेगम। अकबर की विधवा जो है सलीमा बानो बेगम की सेवा में कौन रहती है, एक मेहरून निशा रहती है, जो शेर अफगान की विधवा थी, ठीक है। परंतु उनके सौंदर्य को देखकर 1611 ईस्वी में जो है जहांगीर क्या कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, ठीक है। 1611 ईस्वी में क्या कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, गयास बेग है। और जैसे पिता मतलब विवाह करते हैं, ये इन्हें शाही दीवान घोषित कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, शाही दीवान घोषित कर देते हैं, ठीक है। इन्हें शाही दीवान घोषित कर देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ का निवासी था, पारसिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था भाई, पारसिया निवासी थे। कैसे थे, पारसिया निवासी थे, ये भी याद रखना। शाही दीवान होना था गयास बेग को, और पारसिया क्या होता है, पारसिया निवासी होता। असमत बानो बेगम जो है वो गुलाब से इत्र निकालती हैं, गुलाब से इत्र, ये एग्जाम में बहुत आता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसकी थी, तो असमत बानो बेगम की थी, जो किसकी, मेहरून निशा नूरजहां की क्या थी, माता थी। आशफ खां जो था इनका भाई था। कौन था, आशफ खां इनका भाई था, ये बात थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है भाई। अब आता है लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह जो होता है वो किससे होता है, जहांगीर के बेटे, यानी कि ये इनके दूसरी, ये तो शेर अफगान की थी ना, शेर अफगान की पत्नी थी, तो सॉरी शेर अफगान की पत्नी नूरजहां से लाडली बेगम, ठीक है। तो ये लड़की जो किसकी थी, शेर अफगान की थी। तो इनका जो विवाह होता है शहरयार, जो बेटा होता है उससे होता है शहरयार से, ठीक है, शहरयार से होता है। क्या होता है इनका विवाह, शहरयार से होता है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ याद कर लेना। क्लियर इतनी बात, तो फिलहाल मैं अभी तक इतनी बात याद रखूँ, ठीक है, कि सलीमा बानो बेगम सेवा में किसकी थी, सलीमा बानो बेगम के नूरजहां थी, और पहले पति कौन थे, शेर अफगान थे। इनकी मृत्यु होती है, तब ये विधवा इनकी सेवा करने के लिए आती हैं। इनका वास्तविक नाम जो है मेहरून निशा है। इनसे जो निकाह करता है वो कौन करता है, जहांगीर करता है। कब करता है, सौंदर्य को देखकर 1611 में, ठीक है। और इनके पिता को बनाया जाता है शाही दीवान,
पिता को क्या बना देता है, शाही दीवान बना देता है, ठीक है। और पारशा के निवासी होते हैं। माता है असमत बेगम, ये काम करती हैं गुलाब से इत्र निकालने का। भाई है आशफ खां, ठीक है। और शेर अफगान जो मर जा चुका है, और नूरजहां, इन दोनों की एक लड़की होती है उस टाइम पर, लाडली बेगम। उसका विवाह जो होता है जहांगीर के पुत्र से हो जाता है, जहांगीर के पुत्र से हो जाता है, जिसका नाम होता है शहरयार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार नूरजहां दल आता है। एक तरफ जो था, एक तरफ तो जहांगीर अपने शासन को बचा रहा था, तो एक तरफ नूरजहां भी जो थी एक अपना दल बना रही थी, जिससे कि बाद में वो सिंहासन अपने हाथ में ले सके कहीं ना कहीं। तो इस दल में जो था क्या क्या शामिल थे, कौन कौन शामिल थे, देखिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, नूरजहां दल लिखने वाला हूँ मैं आपको, तो पहले इसको समझ जाओ आप पूरी तरीके से, ठीक है भाई। तो इस दल में शामिल कौन कौन थे, हम सबसे पहले बात करते हैं क्या, नूरजहां दल। नूरजहां दल ये क्यों बनाया जा रहा था, नूरजहां दल, नूरजहां चाहती थी कि पूरी सत्ता जो है मेरे हाथ में आ जाए, तो हम इसको नाम देते हैं नूरजहां दल, नूरजहां दल। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो एक तो खुद नूरजहां थी, नूरजहां इसमें शामिल थी। दूसरे नंबर पर माता असमत बेगम, असमत बेगम, असमत बेगम इनकी थी। पिता तीसरे नंबर पिता गयाश बेग, गयाश बेग इनके पिता। भाई, इनका भाई आशफ खां इनकी टुकड़ी में शामिल था, ठीक है। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो लाडली बेगम, और इन्हीं के साथ, लाडली बेगम के साथ जो है शादी करने के बाद में किसको कर लेते हैं, शहरयार। और एक व्यक्ति जो होता है वो होता है खुर्रम। तो ये व्यक्ति जो थे इनके साथ थे, किसके, नूरजहां के साथ थे ये सब लोग इसकी टुकड़ी में। अंत क्या होता है कि खुर्रम का जो विवाह होता है, इसका जो विवाह होता है, यहाँ से भी थोड़ी सी जानकारी देख लो। इनका जो विवाह होता है, जिन्हें जहाँ क्या कहते हैं, तो मारवाड़ के राजा की पुत्री गोसाई, जगत गोसाई से होता है। इनका विवाह किससे होता है, जगत गोसाई से होता है, ठीक है भाई। तो खुर्रम का विवाह जो होता है वो किससे होता है, वो होता है मारवाड़ राजा की पुत्री जगत गोसाई से होता है। तो ये तो थे नूरजहां का दल था। ये क्या था भैया, ये नूरजहां का दल था। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है अकबर का वास्तविक जीवन, अकबर के जहांगीर का वास्तविक जीवन, और नूरजहां की भूमिका, ठीक है। और इसी के साथ साथ नूरजहां का दल, ठीक है भाई। तो ये अभी बात हमने सीखी है, अभी हमने इतनी ही बात सीख पाए हैं इसमें, क्लियर भाई। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रारंभिक कार्य क्या हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं कि क्या होता है कि इसके प्रारंभिक कार्य, किसके प्रारंभिक कार्य, जहांगीर के प्रारंभिक कार्य, कि जहांगीर ने अपने शासन में क्या क्या कार्य किए थे। प्रारंभिक कार्य जहांगीर के प्रारंभिक कार्य आप हेडिंग डाल लेंगे, घबराना बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल एक एक पॉइंट हम करके बता रहे हैं आपको। सारा टॉपिक जो है क्लियर हो रहा है, एक एक बात समझ गए नहीं। एक बार नोट्स पढ़ोगे तो फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा पढ़ने को तो जानकारी सबसे अच्छी बुकें ही होती हैं, मतलब अपनी बेसिक समझ बनाने के लिए तो। परंतु यहाँ आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए जो है नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स का सहारा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि बिना नोट्स के सहारे के आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि नोट्स में जो होते हैं ना, शॉर्ट रिवीजन होता है, पूरी कहानी जो है टीचर के द्वारा जो है सुनकर जो है वो हमें याद हो जाती है। तो जब इतना होता है तो प्रारंभिक जीवन पर नज़र मार लेते हैं, क्या था प्रारंभिक जीवन पर, क्या नज़र था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये इतने प्रभावित होते हैं कि 1611 में जब विवाह करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक कार्य की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला कार्य क्या होता, 1612 में ये राखी का त्यौहार जिसे हम कहते हैं रक्षाबंधन शुरू कराते हैं। क्या करा देते हैं, शुरू करा देते हैं। पहली बात तो ये। फिर दूसरा काम क्या होता है, अकबर के कुछ दिन बाद ये दीन ए इलाही समाप्त कर देते हैं। दीन ए इलाही क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्लियर भाई, दीन ए इलाही क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई। तीसरी बात क्या है,
एक तो ज़कात और एक तमगा। ज़कात और तमगा जैसे कर समाप्त कर देते हैं, ये भी समाप्त कर देते हैं। ठीक है भैया। मृत व्यक्ति का उत्तराधिकार नहीं होने पर संपत्ति सार्वजनिक कर देते हैं। सार्वजनिक, जैसे कि सड़क निर्माण, ठीक है, कुआं निर्माण, इनमें ही लगा देते हैं, सार्वजनिक कार्यों में लगा देते हैं। ठीक है भैया। अब मदिरा जैसे पदार्थों पर पूर्ण पाबंदी लगा देते हैं। कुछ ये होते हैं यहाँ से। ठीक है भैया। पूर्ण पाबंदी लगा देते हैं। अपराधियों के, किनके? अपराधी के घर कुर्की करवा देते थे और नाक व कान कटवा देते थे। ये भी यहाँ याद रखना है। ठीक है। संपत्ति बलपूर्वक नहीं ली जाएगी। संपत्ति बलपूर्वक नहीं ली जाएगी, ये थोड़ा सा किया जाता था। ठीक है। और सभी बंदियों को रिहा कर दिया। इन्होंने सभी बंदियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ठीक है। और आगरा में सोने की न्याय की जंजीर लगवा दी कि जो भी दुखी है, जो भी पीड़ित है, वो यहाँ आइए और अपने न्याय की जंजीर जो है बजाइए और आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। तो ये बात जो है इन्होंने शुरू में कार्य करे थे, जिनसे लोग जो थे प्रभावित हुए थे। यानी प्रारंभिक कार्य में 1612 में राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन, अकबर के कुछ दिन बाद जो है, अकबर की मृत्यु कुछ दिन बाद ही दीन इलाही समाप्त कर दिया था। ज़कात, तमगा जैसे कर समाप्त कर दिए थे। मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं होने पर संपत्ति क्या थी? सार्वजनिक कर दिए। सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, भवन निर्माण, ऐसे जो सार्वजनिक होते हैं। मदिरा जैसे पेय पदार्थों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। ठीक है। संपत्ति बलपूर्वक नहीं ग्रहण करेगा। ठीक है। सभी बंदियों को रिहा कर दिया। कैसे बंदी थे? आगरा में सोने की जंजीर, से न्याय की जंजीर कहते हैं, वह बनवाई और अपराधियों के घर की कुर्की करवाई और नाक व कान उनके कटवा दिए। ये वाले काम जो किए गए थे, इनके किए थे। इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको भी नोट कर लो। ठीक है भैया। ठीक है भाई। अब बात करते हैं जहांगीर के दरबार में विदेशियों का आगमन क्या था? ठीक है। जहांगीर के दरबार में विदेशियों का आगमन, ठीक है, विदेशियों का आगमन। तो इसकी एक ट्रिक है, क्या है? सर BA हो। ठीक है। तो सर से क्या हो जाएगा आपका? सर टॉमस रो। क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। विलियम फिंच, ऐसे एडवर्ड टेरी और हैस है हॉकिंस। ठीक है भाई। ये थे 4। तो यहाँ एक ट्रिक है, सर BA हो, यहाँ से याद रखना, विदेशियों का आगमन ट्रिक है, सर BA हो। तो हॉकिंस जो आए थे वो क्या थे? हॉकिंस जो थे नाविक थे, अंग्रेजी नाविक थे और ये 1608 को सूरत आए थे जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अकबर के नाम
अकबर के नाम। इन्हें लग रहा था कि इस समय पर अकबर का शासन चल रहा है, परंतु अकबर की हो गई थी मृत्यु। तो फिर ये आगरा में 1609 में जहांगीर से मिले। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, जहांगीर से कब मिले? 1609 में मिले। नाविक थे ये, अंग्रेजी नाविक थे। 1608 में सूरत में आए थे, जेम्स प्रथम का लेकर अकबर के नाम पत्र था, और ये जहांगीर से आके मिले। अब इनको जो था, इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी उपाधि। तो ये याद रखना, इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है भाई। सर टॉमस रो जो आए, ये आए 1615 में। 1615 में कहाँ आए? सूरत में आए। क्या करने के लिए आए? ये व्यापारिक फरमान लेना है। क्या लेना है? व्यापारिक फरमान लेने के लिए आए, और ये फरमान इनको मिल भी गया था यहाँ से। अगर ये फरमान नहीं मिलता तो शायद ऐसा मान लीजिए अंग्रेज हमारे यहाँ पर आते ही नहीं, अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन करते ही नहीं, परंतु ये फरमान उन्होंने दे दिया क्योंकि कुछ फ़ायदा इनको भी था यहाँ से। तो ये थोड़े से याद रखना आप इनको नाम, और कोई ज़्यादा तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। सर टॉमस रो 1615 में आए थे सूरत में व्यापारिक फरमान लेकर। 4 व्यक्ति थे, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, और ये दोनों ये दोनों किसके रूप में थे? यात्री के रूप में थे। ये कैसे थे? ये यात्री के रूप में आए थे। किसमें? यात्री रूप में। तो इनका ज़्यादा जिक्र आता नहीं है, परंतु ये 2 का नाम ज़्यादा आता है, सर टॉमस रो का और हॉकिंस का आता है। ठीक है भाई। तो इतनी बात आप यहाँ से कर लो, कवर कर लो पूरी तरीके से, अच्छे से। ठीक है भैया, बिंदास तरीके से कवर करो जल्दी से। ठीक है। जहांगीर पढ़ रहे हो आप, ये ध्यान रखो अपने मन में, जहांगीर पढ़ रहे हो, जहांगीर, समझ गए? जहांगीर पढ़ रहे हो, ये जहांगीर है भैया। तो देख लो इसने कितने काम करे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे हम बात करने वाले हैं इनके बाद में कि जहांगीर के राजनीतिक अभियान क्या क्या थे। राजनीतिक अभियान। एग्ज़ाम में ये भी बहुत आता है, राजनीतिक अभियानों को लेकर क्वेश्चन आता है। ठीक है भैया। तो राजनीतिक अभियान क्या थे? तो पहला अभियान जो था वो कौन सा था? वो था मेवाड़ का। किसका था? मेवाड़ का अभियान था। 1605 से लेकर 15 तक चला था। ठीक है भाई, 1605 से लेकर 15 तक चला था। यहाँ का राजा जो था कौन था? राजा अमर सिंह। ठीक है। इसने क्या करा था? आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और यहाँ कौन गया था? यहाँ गया था खुर्रम यहाँ पर गए थे। और इसके बाद में खुर्रम को क्या कहा गया? शाही खुर्रम कहा गया। क्या कहा गया? शाह खुर्रम या शाही खुर्रम। तो शाह खुर्रम कहा गया इनको, शाह खुर्रम इनको कहा गया था। तो एक तो अभियान था इनका ये। ठीक है। फिर था कांगड़ा विजय। दूसरा कौन सा था? कांगड़ा अभियान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1620 में। कब हुआ था? 1620 में। यहाँ पर अकबर भी असफल रहा था। कांगड़ा दुर्ग पर, यानी कौन पहुंचा था? खुर्रम ने कांगड़ा दुर्ग पर 4 माह सेना रखी। अंततः कांगड़ा दुर्ग सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये ठीक है भैया, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और यहाँ पर जहांगीर क्या काम करता है? इसी में जहांगीर एक गाय कटवाकर, गाय की बलि देकर जश्न मनाता है। यहाँ पर क्या मनाता है? जश्न मनाता है गाय की बलि देकर। तो ये था थोड़ा सा इनका इतिहास अभी तक का। तो 2 अभियान यहाँ से नोट कर लो आप। मेवाड़ का अभियान 1605 से 15 तक, अमर सिंह आत्मसमर्पण किया था, खुर्रम यहाँ पर था, शाह खुर्रम कह दिया था इनको। कांगड़ा अभियान 1620 में अकबर असफल रहे थे। खुर्रम ने कांगड़ा दुर्ग पर 4 महीने सेना रखी थी। ये सबसे कठिन इनका अभियान था, ये बताया जाता है। ठीक है भाई। अब बात आती है दक्षिण अभियान। अब क्या होता है? खुर्रम जो है, आगे बढ़ते हैं,
खुर्रम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दक्षिण में, खुर्रम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दक्षिण में अहमदनगर और खानदेश पर क्या कर लेते हैं, विजय कर लेते हैं, खानदेश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंततः क्या होता है, अंत मुगलों में मतभेद हो जाते हैं। मतभेद के कारण यहाँ पर एक यहाँ का व्यक्ति था, यहाँ पर अहमदनगर का वजीर कौन था, अहमदनगर का वजीर जिसका नाम मलिक अंबूर पुनः अहमदनगर पर अधिकार कर लेता भैया। इतना काम यहाँ हो जाता है अहमदनगर पर। फिर अंततः क्या होता है कि 1617 में क्या होती है, अहमदनगर संधि होती है। अहमदनगर क्या होती है, संधि। ठीक है, अहमदनगर संधि में दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ तो होता है अहमदनगर संधि में, एक तरफ जो होता है वो होता आदिल शाह। एक तरफ तो होता कौन, आदिल शाह, ये राजा होता है, अंबूर इसका वजीर होता है, और दूसरी तरफ होता है खुर्रम। तो आदिल शाह को ये फरजंद की उपाधि देता है। क्या देता है, फरजंद। किसकी, फरजंद की उपाधि देता है। ठीक है, और आदिल शाह इसे उपहार देता है और उपहार देने के साथ साथ इसे जहांगीर क्या क्या पुकारता, शाहजहां क्या पुकारता है। किसे क्या पुकारता है, शाहजहां क्या पुकारता है। इसको समझ गया नहीं, किसे क्या पुकारता है, शाहजहां। शुरू में मैंने ये आज क्लास में थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको, मैंने औरंगजेब बता दिया था खुर्रम का नाम, मतलब क्लास में पहले जब शुरू किया था हमने, तो परंतु इन्हें क्या कहा गया, शाहजहां कहा गया था। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा सही कर लेना शुरू में, क्योंकि अभी तो औरंगजेब की कहानी तो बहुत बात की है, अभी तो शाहजहां ही आएंगे इनके बाद। ठीक है भैया, तो इन्हें क्या कहा गया था, शाहजहां इनको कहा गया था। वो जल्दी में ध्यान नहीं रहा था बताने का। ठीक है भैया, इसी बात में क्या होता है कि खुर्रम, अब ये तो हो गया क्या, समझौता हो गया। तो पता संधि तो होती है निभाने के लिए होती है, संधि जो होती है वो क्या होती है, निभाने के लिए। संधि जो होती है निभाने के लिए होती है। यहाँ जहांगीर से हो गई संधि, परंतु क्या होता है, उधर जो वजीर है मलिक अंबूर, ठीक है, और यहाँ खुर्रम, दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। कौन कौन मिल जाते हैं आपस में मिलकर, जल्दी बताओ। एक तो आपका कौन हो जाएगा, खुर्रम, और एक हो जाएगा अंबूर। ठीक है भैया, तो अब आगे बात करते हैं। एक तो मलिक अंबूर और खुर्रम, मलिक अंबूर और प्लस खुर्रम मिलकर, ठीक है, खुर्रम मिलकर 1622 में पुनः अहमदनगर पर आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अहमदनगर पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब इस बात का पता आदिल शाह को चलता है। आदिल शाह कहता भाई तुमने तो संधि तोड़ दी। तो जहांगीर जो है किसको भेजते हैं इधर, दमन के लिए जहांगीर किसे भेजते हैं, महावत खान को यहाँ भेजते हैं इनका दमन करने के लिए। ठीक है भैया, महावत खान को जो है दमन करने भेजते हैं। और महावत खान जहांगीर किसको खुर्रम को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। ठीक है भैया, निष्कासित कर देता है। ठीक है, इतनी बात याद करना। और यहाँ पर अहमदनगर में टोडरमल वाली नीति भू राजस्व प्रणाली लागू कर देता है। भू राजस्व प्रणाली लागू कर देता है। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में। अब क्या होता है, महावत खां की शक्ति जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, महावत खां की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और महावत खां क्या काम करते हैं, 1626 में, यानी कि ये कहानी कब की भी है, ये निष्कासित करने की कहानी भी कब है, 1626 की बात है ये भी। और 1626 में ही महावत खां
जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां। आसफ खां तीनों को झेलम नदी पर क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है, क्योंकि जो पहला होता वफादार वही गद्दार बन जाता है। ठीक है, क्या बना लेता है इनको बंदी बना लेता है। और इसी के चलते जो है 1627 में एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, भीमबार। कहाँ पर, कौन सी जगह है, भीमबार में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की। और इनको लाहौर के निकट सादरा में दफनाया जाता है। ठीक है भैया, दफनाया जाता है। परंतु उसी निष्कासन का बल उठाकर महावत खां पर विजय करता है कौन, बाद में खुर्रम, और फिर अपने आप ही शासक बनकर आता है, जिसे हम कहते हैं शाहजहां। क्या कहते हैं, शाहजहां। तो फिर बाद में शुरू होता है किसका, शाहजहां काल। परंतु इतनी बात आप यहाँ लिख लो, ठीक है, एक बार और लिखो, सुन लो। राजनीतिक अभियानों में मलिक अंबूर और खुर्रम ने 1622 में जो है पुनः अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया, परंतु दमन के लिए जहांगीर महावत खां को भेजता है। और 1626 में जहांगीर खुर्रम को निष्कासित कर देता है। अहमदनगर टोडरमल भू प्रणाली लागू कर देता है, टोडरमल वाली होती है। अंततः महावत खां 1626 में जहांगीर कहते हैं कि इनके तो बेटों से बिगड़ गई है, अब इनकी कोई सहायता करेगा नहीं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को बंदी बना लेता है। और 1627 में जो है भीमबार में इसकी मृत्यु हो जाती है और सादरा में इनको दफनाया जाता है। ठीक है, अब एक दो बात और है जो जहांगीर की है, जो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, उनको भी लिख लो। ठीक है, कोई अच्छे काम थे, कहने का मतलब ये है कि पहला अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, एक तो ये कि इनके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था। यहाँ लिखना चाहो चित्रकला का स्वर्णकाल, तो नोट करके लिख सकते हो, नोट इन पॉइंट। ये ही बहुत अच्छा है, इतना ही लिख सकते हो, यहाँ से हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था, क्योंकि बहुत सारे चित्रकार थे, मगर एक दो प्रसिद्ध थे। दो चित्रकार बिल्कुल प्रसिद्ध थे, जो उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। क्या नाम था, उस्ताद मंसूर, एक तो नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक है, और एक अब्दुल हसन, अबुल हसन, ठीक है। इसे अब मान एक संस्कृत आचार्य थे, वो बात की बात है, परंतु इन्हें क्या कहा गया था, कहने का मतलब है अब्दुल मंसूर को कहा गया था नादिर उल असर। क्या कहा गया था, नादिर उल असर कहा गया था। और इन्हें नादिर उल एक और नाम है शायद, आई थिंक क्या था, याद नहीं आ रहा है, चलो एक बार सोचते हैं। हाँ, नादिर उल जमा कहा गया था। क्या कहा गया था, नादिर उल जमा इनको कहा गया था। ठीक है, एक संस्कृत कवि थे जगन्नाथ। क्या थे, एक संस्कृत कवि जिनका नाम है जगन्नाथ। ठीक है, इन्हें उन्होंने क्या उपाधि दी थी, इन्होंने उपाधि दी थी पंडित राव की। क्या उपाधि दी थी, पंडित राव की, ये उपाधि दी थी। तो ये काम और थे इनके। ठीक है भैया, तो इतनी और बात लिख लेना, बस यही था जहांगीर का, और कुछ नहीं था जहांगीर के में आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो आज क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारी डिटेल हमने यहाँ पर समझी है, बहुत सारी बातें हमने समझी जो हमें आज तक नहीं पता चल रही थी। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने यहाँ कनेक्ट की हैं एक दूसरे से। ठीक है, कौन किसका क्या था, कैसे क्या था, मेहरुन्निसा क्या दायित्व था, कौन ब्रिटेन वाले लोग आए थे, क्या उनका रोल था, यहाँ सारी बात हमने यहाँ की है। इसी तरीके से मज़े से आराम से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इन बातों को सीखते रहिए। और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।